वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से नेताजी का चश्मा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कि चश्मे वाला था, वो सेनानी भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर देखो। निश्चय ही चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह शरीर से कमजोर और बूढ़ा था, वह लंगड़ा था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की प्रबल भावना थी। सुभाष चंद्र की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बड़ा दुखी हुआ था, इसलिए उसने अपने पास से एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा दिया था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न 2, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क भाग है, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था। ख भाग, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर देखो। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि भारत भूमि आज भी देशभक्तों से शून्य नहीं हुई है। यदि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग इस दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। सरकंडे का चश्मा निश्चय से किसी गरीब बच्चे ने बनाया होगा, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी भावी पीढ़ी राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। ग भाग, हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? ग भाग, हलदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। उनके मन में ऐसा जागी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्त जीवित हैं। यही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी देशभक्ति के दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अथवा हलदार साहब की कैप्टन के प्रति कैसी भावना थी, स्पष्ट कीजिए। चश्मा बेचने वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुनकर हलदार साहब उदास हो गए। वे सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग ही देश के लिए आशा की किरण के समान थे, अन्यथा आज हमारी कौम उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो देश के लिए अपने घर परिवार, अपने यौवन तथा अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते हैं। प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए आज लोग स्वयं को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान है और न ही देश के लिए प्रेम है, अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते। प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाले की दुकान पर भी पान थे तथा उसका मुख भी पान से भरा रहता था। दुकान में भी वो पान बेचता था और मुख भी पान से भरा रहता था। वह मुंह से बात नहीं कर सकता था, इसलिए जब उससे कोई बात पूछी जाती तो पहले वह पीछे मुड़कर पान थूकता और फिर बात करता। वह स्वभाव से बड़ा रसिया, हंसोड़ तथा मजाकिया था। शरीर से मोटा होने के कारण उसकी तोंद निकली रहती थी। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद हिलने लगती थी और पान खाने के कारण लाल काले दांत खिल उठते थे। स्वभाव से वह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक था जिसमें न तो देश के लिए कुछ करने का भाव था तथा न ही देश के लिए कुछ करने वालों के प्रति सम्मान का भाव था। हालांकि कैप्टन की मृत्यु के पश्चात उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, पान वाले की यह टिप्पणी सर्वथा अनुचित है, गलत है। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती थी। उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करती है। निश्चय ही कैप्टन के बारे में पान वाले का उपयुक्त कथन दुर्भाग्यपूर्ण है। रचना और अभिव्यक्ति में देखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क,
हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। यह वाक्य हवलदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। वे चौराहे पर रुककर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की ओर निहार कर उसके प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति करते थे। मूर्ति के चश्मे के बारे में उनकी जिज्ञासा ही उनकी देशभक्ति का प्रमाण है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला व्यक्ति संवेदनशील था। चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु के कारण वह अत्यधिक दुखी था। भले ही उसने जीते जी कैप्टन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे एहसास हुआ कि अब कस्बे में कोई देश प्रेमी नहीं बचा, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। गए भाग कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। कैप्टन एक सच्चा देशभक्त था। वह यह सहन नहीं कर पाया कि नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना रहे। वह अपने पास से कोई न कोई चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का पता चलता है। प्रश्न 2, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। यह आपको अपनी कल्पना से लिखना है। तो देखो, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, मतलब आमने सामने नहीं देखा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति अलग प्रकार की रही होगी। उसने सोचा होगा कि कैप्टन शरीर से हष्ट पुष्ट और मजबूत व्यक्ति होगा। उसके सिर पर फौजी टोपी तथा चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें होंगी। वह बड़ा रोबदार और अनुशासित व्यक्ति होगा। उसकी वाणी भी रोबदार होगी। प्रश्न 3, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क्या इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस प्रकार की मूर्तियां लगाने का उद्देश्य यही होता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति को याद रखें, उसके गुणों को अपनाकर अपने जीवन में वैसे ही अच्छे कार्य करें जैसे उस महान व्यक्ति ने किए थे। आप अपने इलाके के चौराहों पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों, संतों, ऋषियों आदि की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि महापुरुष की मूर्ति को देखकर हम उनके अच्छे कार्यों को न केवल याद रखेंगे बल्कि उनका अनुकरण भी करेंगे। महापुरुषों की मूर्तियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी। उस मूर्ति के प्रति आपके हम दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इस प्रकार की मूर्तियों के प्रति हमारा और अन्य लोगों का यह दायित्व बनता है कि हम उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें और समय समय पर उन्हें सजाते संवारते रहें। यही नहीं, जिस महापुरुष की मूर्ति स्थापित की गई है, हमें उसके जन्मदिन को भी मनाना चाहिए। प्रश्न 4, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख करें और उन पर अमल भी कीजिए। निश्चय ही हम सभी अपने दैनिक कार्यों में अनेक रूपों में देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण। इसके अतिरिक्त भी हम देशभक्तों, महापुरुषों के प्रति आदर भाव रखकर पानी एवं बिजली का सदुपयोग व संरक्षण करके, टूटे फूटे व रद्दी सामान का सदुपयोग करके, स्वयं सहायता समूह बनाकर असहाय लोगों की मदद करके, किसी सार्वजनिक हित के कार्य में श्रमदान करके, अनपढ़ लोगों को अक्सर ज्ञान देकर भी हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। यह वहाँ की स्थानीय बोली है में लिखी गई पंक्ति है। इसको मानक हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखना है। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये स्थानीय बोली के शब्द हैं। शुद्ध हिंदी में, मानक हिंदी में देखो, समझ लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, अतः उसे वह मूर्ति पर लगा चश्मा दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। प्रश्न 6, भाई खूब, क्या आइडिया है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं? प्राय सभी भाषाएं अन्य भाषाओं से कुछ शब्द उधार लेती रहती हैं। दूसरी भाषा से शब्द लेने से भाषा सजीव बनी रहती है। उदाहरण के रूप में उपर्युक्त वाक्य में खूब और आइडिया 2 शब्द अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। खूब शब्द उर्दू का है तथा आइडिया अंग्रेजी भाषा का है। यहाँ खूब शब्द गहरी प्रशंसा के भाव को हिंदी के
बहुत की अपेक्षा अधिक प्रभाव के साथ व्यंजित करता है। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार या सूझ में नहीं, अतः इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं के शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा अध्ययन में देखो प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो इसमें निपात तो और भी है, नीचे देखो तो और भी। वह नौकरी तो करता है लेकिन पढ़ाई भी करता है। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, इसमें ही है, नीचे देखो मैं ही तुम्हारे घर आया था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो वह जाना तो चाहता था लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए भी मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, तक 3 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करके मैं घर लौट आए। ये सब क्या है? निपात हैं। निपात अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, किसी विशेष बात पर जोर देने के लिए किसी शब्द के साथ आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमवाच्य में बदलिए। तो ये वाक्य दिए हुए हैं, इनको हमें क्रमवाच्य में बदलना है, वाच्य परिवर्तन करना है इनका। क्या? वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता था। ख का देखो पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। अब चलते हैं, अब चला जाए। अब चलते हैं का भाववाच्य बना अब चला जाए। माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया भी नहीं जाता। इस तरह से आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।